सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. हिंदी माध्यम में योगिता भगत आज सायन्स फर्स्ट लेक्चर घेत आहे. हिंदी माध्यम आज सायन्स फर्स्ट मध्ये सुधारित मूल्यमापन योजना हम प्रथम हम लोग चालू करेंगे. इसमें 2019-20 ये नया पाठ्यक्रम है और नया पाठ्यक्रम के अनुसार हम उसकी गुणदान योजना के बारे में जानकारी लेंगे. नेक्स्ट, पहले सत्र में क्या क्या होने आने वाला है उसके बारे में ये क्लिप है. आगे ये नए मूल्यमापन योजना में होने वाले बदल इसमें दिए हुए हैं. नेक्स्ट, सभी 10वीं का प्रश्न पत्र 10वीं का प्रश्न पत्र ये 10वीं के पाठ्यक्रम पर ही निर्भरित है और इसलिए 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार कृति पत्रिका के रचना में बदल जो है वो बदल हम देखने वाले. आगे भाग 1 के बारे में आज जानकारी लेंगे और भाग 1 में लिखित पेपर 40 का होगा और अंतर्गत मूल्यमापन 10 का होगा और कुल मिला के टोटल मार्क 50 होंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट 10वीं की कृति पत्रिका यानी ही पेपर 10वीं के पूरे पाठ्यक्रम पर निर्भर है. उसमें भाग 1 का पेपर 40 मार्क का और विकल्प सहित जो पेपर आएगा वो 60 मार्क का होगा. प्रश्न पत्रिका में कुल टोटल प्रश्न 4 आएंगे. 4 प्रश्न में से पहला प्रश्न जो है पर्यायी प्रश्न है. बहुपर्यायी प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे और कुल मार्क 5 आएंगे और विकल्प सहित भी 5 ही प्रश्न के 5 मार्क होंगे. पहला ब, इसमें कुल प्रश्न 5 आएंगे और उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये भाग नहीं होगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्न आएंगे और कुल मार्क 5 मार्क होंगे. विकल्प सहित 5 मार्क होंगे. प्रश्न क्रमांक 2 अ, इसमें वैज्ञानिक कारण होंगे और वैज्ञानिक कारण 3 दिए जाएंगे, उनमें से केवल 2 लिखना है और 2 जो प्रश्न है वो हर प्रश्न 2 मार्क के लिए, ऐसे ही कुल 4 मार्क उसके लिए होंगे. प्रश्न क्रमांक 2 ब, ये भी कुछ नीचे के प्रश्न हल करो ऐसा ही होगा. इसमें टोटल प्रश्न 5 आएंगे, उनमें से 3 हल करना है और 3 हल करने के कारण उसके कुल मार्क 6 और 5 प्रश्न होने के कारण विकल्प सहित 10 मार्क होंगे. प्रश्न क्रमांक 3, ये भी नीचे के प्रश्न हल करो. इसमें से 8 प्रश्न आएंगे और कौन से भी 5 ही प्रश्न आपको लिखना है. वो टोटल जो अंक है वो 15 है और विकल्प सहित 24 है. प्रश्न क्रमांक 4, ये नीचे के प्रश्न हल करो. ये बड़ा प्रश्न है और इसलिए उसमें 2 प्रश्न आएंगे, इनमें से केवल एक ही हल करना है. ये 5 मार्क का एक प्रश्न होगा और विकल्प सहित 10 मार्क का. इस प्रकार टोटल 4 प्रश्न आएंगे और 4 में से सभी जो विकल्प सहित गुण है वो 60 होंगे और जो कुल गुण है वो 40 मार्क के होंगे. नेक्स्ट, जो पहला अ प्रश्न है वो पाठ्यक्रम पर आधारित होगा और वो पर्यायी प्रश्न है और पर्याय अ ब क ड ऐसे पर्याय आएंगे. इनमें से उस प्रश्न का पूरा सेंटेंस लिखना आवश्यक नहीं या उसका पूरा वाक्य लिखकर उसमें रिक्त स्थान भरना आवश्यक नहीं, केवल पर्याय लिखा तो भी बस है और इसलिए पर्याय क्रमांक अ ऐसा लिखा तो भी प्रश्न को या उस आंसर को आपको मार्क मिलेंगे. पहला ब, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये प्रकार आएगा नहीं. देखो अभी ये 10वीं
के विज्ञान भाग 1 के सभी पाठों का नाम दिया है और पाठों के लिए गुणदान कितना दिया है वो उन्होंने दिया है। विकल्प सहित गुण कितने दिए वो भी इधर दिए हुए हैं। पहला जो पाठ है वो गुरुत्वाकर्षण, उसके लिए कुल गुण 3 है और विकल्प सहित 5 है। दूसरा जो पाठ है वो तत्वों का वर्गीकरण है और उसके लिए गुण कितने 4 और विकल्प सहित 6। तीसरा पाठ है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और उसके लिए कुल गुण 5 है और विकल्प सहित 7। विद्युत धारा ये चौथा पाठ है और उसके लिए कुल गुण 5 है, विकल्प सहित 7। पांचवा पाठ ऊष्मा है और ऊष्मा के लिए कुल गुण 3 और विकल्प सहित 5। छठवा पाठ प्रकाश का परावर्तन है, उसके लिए कुल गुण 4 और विकल्प सहित 6। सातवां पाठ लेंस और उसके प्रकार है और लेंस के लिए गुण 4 और विकल्प सहित 6। आठवां है धातु विज्ञान और धातु विज्ञान के लिए कुल गुण 3 और विकल्प सहित 5। नौवा पाठ है कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों के लिए कुल गुण 5 और विकल्प सहित 7। और लास्ट का है अवकाश का परिचय, उसके लिए कुल गुण 4 और विकल्प सहित 6। इस प्रकार हमारा कुल 40 मार्क का पेपर होगा और विकल्प सहित 60 मार्क का पेपर होगा। भाग 1 की 40 मार्क की प्रात्यक्षिक परीक्षा भाग 1 के लिए 6 मार्क और नोंदवाई के लिए 2 मार्क, उपक्रम के लिए 2 मार्क और इस प्रकार 46 और ये 2 यानी 4, इस प्रकार 50 मार्क का पेपर होगा। ये भाग 1 और भाग 2 का दिया है। 50 मार्क का भाग 1 का पेपर होगा। उसमें आपको प्रात्यक्षिक जो पुस्तिका है वो कंप्लीट करनी है, उसके लिए मार्क है 2 पूरे करने के लिए और उपक्रम नोटबुक के लिए मार्क है 2। इस प्रकार टोटल 40 मार्क, ये 4 मार्क प्रात्यक्षिक तथा उपक्रम नोटबुक के लिए है। इस प्रकार आज हमने हमारे पेपर का प्रकार देखा किस प्रकार, तो 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न 40 मार्क के लिए, उसके बारे में देखा। और आज पाठ पहला गुरुत्वाकर्षण के लिए शुरुआत करने वाले हैं और इसलिए अगला पाठ देखेंगे और वो पहला पाठ है हमारा गुरुत्वाकर्षण। विज्ञान भाग 1 का पहला पाठ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। उसके बारे में पाठ का नाम का ही अर्थ समझ कर लेंगे। पहले पाठ का अर्थ, पाठ के नाम का अर्थ, पहले इसकी संधि करेंगे तो गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो गुरुत्व यानी पिंड और आकर्षण यानी बल। तो पिंडों में जो बल होता है उस बल के बारे में जानकारी लेंगे और यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बारे में जानकारी इस पाठ में हम लेंगे। पहला प्रश्न, किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है? ये आप सबको मालूम है, मैंने आंसर भी इधर दिया है, लेकिन किसी भी पिंड पर बल लगाने से क्या क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है। हमने बल लगाया तो वस्तु का आकार बदलता है, ये भी उन्होंने दिया है। या बल लगाने के बाद वस्तु का स्थान बदलता है या पिंड का स्थान बदलता है, यह हमने देखा है। तो दैनिक जीवन में हम सब जब काम करते हैं वो सभी कार्य बल के ही परिणाम है। सभी जो कार्य करते हैं बल के कारण ही हमारे कार्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो आपको बल के कौन से प्रकार ज्ञात है? तो आपको भी अलग अलग प्रकार मालूम है, मैंने इधर उत्तर दिया है। घर्षण बल, चुंबकीय बल, केंद्रकीय बल। हाँ, आपको स्थितिक विद्युत बल के बारे में जानकारी होगी। तो ये अलग अलग बल है और ये बल के बारे में आप थोड़ी कुछ जानकारी रखते हो। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको मैंने ऐसा ही पूछा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप आंसर दोगे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु को भार होता है। यह जानकारी आपको पहले से है। लेकिन इधर देखो, एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने का कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी आप लोगों को है, लेकिन तो भी प्रश्न की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल यानी क्या, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। नेक्स्ट, अभी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की और उनका इधर चित्र मैंने दिया हुआ है।
चित्र के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की जो जानकारी है वो न्यूटन ने दी। तो न्यूटन पहले ही ये गुरुत्वाकर्षण बल उनको कैसे पता चला उसके बारे में एक कहानी है। कहानी में आप लोगों को सेब का पेड़ दिखाई देता है। सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, सेब नीचे गिरा। सेब नीचे गिरने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये क्षितिज समांतर क्यों नहीं गया, ये तिरछा क्यों नहीं गया, या ये बराबर लंबवत क्यों गया। इसका कारण वो ढूंढने लगे और उसके बाद उनको ये पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सेब क्या होता है, नीचे लंबवत गिरता है और ये केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये इनको पता लगा। फिर उन्होंने दूसरी सेब गिरने की प्रतीक्षा की, तो दूसरा सेब जो है वो भी वैसा ही लंबवत नीचे गिरा। इसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके बारे में मैं और जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है और इसलिए सेब भी नीचे की ओर जाता है, ये सब पता चला। इतना ही नहीं, खगोलीय पिंडों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये भी न्यूटन ने बाद में इसका भी बारे में जानकारी दी। ये देखने के बाद हम देखेंगे एक लड़का खड़ा है, एक बॉल नीचे डाल रहा है, एक फीदर है, पंख है, और पंख का टुकड़ा नीचे डाल रहा है। तो वो दोनों डालने के बाद वो किधर जाते हैं, तो लंबवत नीचे ही गिरते हैं, ये पता चलता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा केंद्र की ओर होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इतना ही नहीं, तीसरी एक आकृति है, उस आकृति में पृथ्वी दिखाई है और पृथ्वी की ओर एरो दिखा है। तो पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वीय बल होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट, अभी न्यूटन ने ये अलग अलग बात हमें बताने के बाद या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने के बाद न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और वो 3 नियम के संबंध में हमने 9वीं में जानकारी हासिल की है। 9वीं में उसके बारे में देखा हुआ है। न्यूटन का पहला नियम हम देखेंगे और ये आप लोगों को मालूम है, यदि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में स्थिर है तो विराम अवस्था में भी रहती है जब तक उस पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य न करता हो, तब तक वो विराम अवस्था में रहती है। या कोई भी पिंड गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई भी बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम देखेंगे, देखो न्यूटन का दूसरा नियम, और ये भी आपको मालूम है, ये 9वीं में हमने देखा था, किसी भी वस्तु का संवेग परिवर्तन का दर ये प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी 9वीं में ली है और संवेग परिवर्तन की दिशा वही बल की ही दिशा में होती है, इसके बारे में भी हमें जानकारी है। अभी न्यूटन का तीसरा नियम ये भी मालूम है आपको, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। तो न्यूटन के तीनों नियम गति संबंधी हमें मालूम है। इसके बाद गति के बारे में हमें जानकारी लेनी है। गति के बारे में जानकारी लेने से पहले अभिकेंद्रकीय बल उसके बारे में देखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स उसके बारे में जानकारी लेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स यानी ये अभिकेंद्रकीय बल, उसके कई उदाहरण है। जब खेतों में चिड़िया बैठती है तब किसान गोफन लेकर उस चिड़िया को उठाता है, तो गोफन में एक सिरे पर पत्थर होता है और एक डोरी का सिरा उसके हाथ में होता है और वो अभिकेंद्रकीय बल द्वारा घुमाता है और बाद में ये जब पत्थर गिरता है वो कौन सी दिशा में होता है, तो जिसकी उधर वेग है उस वेग की दिशा में वो पत्थर गिरता है। तो ये अभिकेंद्रकीय बल, उसके बारे में जानकारी, आपके ऊपर घूमने वाला फैन, ये फैन भी उसका ये उदाहरण है कि वो बीच में अक्ष है और अक्ष के कारण ये अभिकेंद्रकीय बल द्वारा वो घूमता है। अभी हमने अभिकेंद्रकीय बल के बारे में जानकारी ली, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उसकी परिभाषा दी है। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है और इसी बल को अभिकेंद्रकीय बल
कहते हैं। इसके उदाहरण चाहे तो आप दे सकते हो। एक उदाहरण अभी अभी मैंने दिया, आपके सिर के ऊपर घूमने वाला फैन। दूसरा, जो किसान पंछी उड़ाने के लिए गोफन का इस्तेमाल करता है, वो एक उसका उदाहरण है। वैज्ञानिकों का परिचय पाठों में दिया है अलग अलग। आज हम न्यूटन के, सर आइजैक न्यूटन के परिचय के बारे में आज जानकारी लेंगे। सर आइजैक न्यूटन, उनका जन्म दिया है 1642 और उनकी मृत्यु दी है 1727। तो ये जन्म और मृत्यु की दिनांक दी है। आधुनिक समय में अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं और इन वैज्ञानिकों का जन्म, सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने गति के नियम दिए। वो गति के नियम हमने अभी अभी देखे। उसके बाद गति के समीकरण देखे। गति के भी 3 समीकरण है, वो भी आपको मालूम है। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत उन्होंने प्रिंसिपिया नामक अपने पुस्तक में प्रतिपादित किया। बाद में पूर्व कैप्लर ने ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन करने वाले 3 नियम प्रतिपादित किए थे, परंतु ग्रह इस 3 नियम के अनुसार भ्रमण क्यों करते थे इसका पता नहीं था। लेकिन न्यूटन ने इन ग्रह कक्षा में भ्रमण, नियमित कक्षा में भ्रमण क्यों करते हैं इसका कारण न्यूटन के कारण पता लगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके अलग अलग गणितीय उदाहरण दिए और गणितीय उदाहरण के द्वारा गणितीय विधि से सिद्ध किए। न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। उनके प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा के गणित जैसे क्षेत्रों में होने वाले कार्य के बारे में हमने पाठों में पढ़ा है अलग अलग। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की और वो कैलकुलस नाम से पहचानी जाती है। उसके बारे में भी हमने सुना है। यूट्यूब पर उनके वीडियो है जो कैलकुलस नाम से पहचाने जाने वाली गणित के शाखा में दिए हुए। भौतिक शास्त्र में भी बड़ा पैमाने पर उसका उपयोग किया जाता है। न्यूटन ने एक परावर्तक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे और उस परावर्तक दूरबीन के बारे में हमने 9वीं में देखा था। जीवन परिचय में कैप्लर, उनकी पहला जन्म 21 दिसंबर 1571 में हुआ। ये जर्मन खगोल शास्त्रज्ञ थे, वो गणितज्ञ भी थे। गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम न्यूटन ने प्रस्तावित किया, कैप्लर इस वैज्ञानिक के कुछ ग्रहों के नियमों के आधार पर उन्होंने प्रस्तावित किया। टाओ प्राग में रहने वाले उन्होंने गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ जानकारी दी थी 1600 में। टाइको ब्राहो, इन्होंने ग्रहों के अलग अलग स्थानों का निरीक्षण किया और ग्रहों के गति के नियमों के बारे में जानकारी दी। गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के बारे में टाइको ब्राहो, इनका भी निरीक्षण उपयोग में लाया। केपलर के नियम में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के अलग अलग परिभ्रमण के बारे में जानकारी टाइको ब्राहो इन्होंने दी। लंब वृत्ताकार आकृति में ये गोले का ही एक भाग है, गोले का भाग है, इसलिए लंब वृत्ताकार ये वृत्त उसके दोनों ओर वो सैंकड़ा होता है और बीच दोनों ओर सैंकड़ा होता है और बीच में दोनों ओर फूला हुआ होता है। लंब वृत्त ये एक समझो मैंने कैरोट लिया और कैरोट का तिरछा भाग लिया तो हमें लंब वृत्त मिलता है। लंब वृत्त उसकी 2 नाभियाँ होती है, F1 F2। यहाँ से हमने किसी भी वृत्त के परिघ में से एक बिंदु पर हमने F1 F2 को जोड़ दिया तो उसका जो क्षेत्रफल है अन्य क्षेत्रफलों के बराबर होता है। इसलिए देखो इनकी जो लंबाई मैंने दी है AF1 प्लस AF2 इक्वल टू BF1 प्लस BF2 CF1 प्लस CF2, इनका जो लेंथ है या इनकी जो लंबाई है वो तीनों की समान आती है। 1601 में टाइको ब्राहो इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद जो केपलर है उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए और इसके बाद केपलर ने उनके ग्रहों संबंधी निरीक्षणों का उपयोग करके ग्रहों के अलग अलग नियम प्रस्तावित किए। उन्होंने उसके ऊपर अलग अलग बुक प्रस्तावित किए। उनके बुक के केपलर इनके खगोल शास्त्र पर अलग अलग जो बुक आए वो बुकों के बारे में जानकारी आपके बुक में दी हुई है। केपलर ने
पहले अवकाश में ग्रहों का निरीक्षण नीरी आंखों से किया जाता था, लेकिन गैलीलियो ने जैसे ही दूरबीन का खोज निकाली वैसे उनके द्वारा दूरबीन द्वारा जो अवकाश का निरीक्षण है वो अवकाश का निरीक्षण किया गया। कैप्लर ने ग्रहों संबंधी कुछ नियम दिए और उनका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। कैप्लर के 3 नियमों का अध्ययन आज करने वाले हैं। पहला नियम, कैप्लर का पहला नियम जो कक्षाओं का नियम कहा जाता है। इसमें ग्रह सूर्य एक नाभिक के तरह रहता है और ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं और इसलिए ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है और उसके मध्य में नाभि के रूप में सूर्य होता है। इस प्रकार ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा में नाभि पर स्थित होता है। यह कैप्लर का पहला नियम। फिर से एक बार देखो कि ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है और सूर्य नाभि पर स्थित होता है। दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। हमने ये एक ग्रह लिया और ये ग्रह सूर्य से जोड़ने वाली रेखा उनसे ए एस बी ये क्षेत्रफल जो है वो ए एस बी क्षेत्रफल इधर मैंने ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी ये 2 क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका कारण है कि उनके लिए लगा हुआ समय समान होता है, लगा हुआ समय समान होता है। तो यही हमारा नियम है। ग्रह से सूर्य को जोड़ने वाली रेखा ने समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है और इसलिए देखो ये वाला जो क्षेत्रफल है A1 लिया और उसके लिए लगा हुआ टाइम T1 है। इसके लिए जो क्षेत्रफल है A2 है और लगा हुआ टाइम T2 लिया, लेकिन ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। तो कैप्लर का दूसरा नियम हम देखेंगे और कैप्लर का दूसरा नियम ऐसा है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल व्यापित करती है। कैप्लर का तीसरा नियम देखेंगे। कैप्लर का तीसरा नियम और कैप्लर के तीसरा नियम भी ग्रह संबंधी है और वो परिक्रम काल के आधार पर लिखा हुआ है। तो कैप्लर का तीसरा नियम में फिर से सूर्य से परिक्रमा करने वाला ग्रह का आवर्ती काल का वर्ग, सूर्य से ग्रह जो परिक्रमा करता है उस परिक्रमा करने का आवर्त काल यह सूर्य के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो ये आवर्तकाल T अक्षर से दर्शाया है मैंने। तो T का वर्ग, तो आवर्तिकाल का वर्ग यह ग्रह की सूर्य से होने वाली दूरी के घन के समानुपाती होता है और इसलिए मैंने T वर्ग ये समानुपात का चिन्ह और R घन इस प्रकार दिया है। आगे ये देखने के बाद कैप्लर के 3 नियम हो गए। कैप्लर ने अपने निरीक्षण से ग्रह की स्थिति के बारे में जो 3 नियम दिए वो तीनों नियम हम लोगों ने देखे और इसी के पर आधारित इन 3 नियमों का उपयोग करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम प्रस्तावित किया और उसके लिए न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग आज देखेंगे। और वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने इसके लिए M1 M2 ये 2 पिंड लिए। ये 2 पिंडों में एक निश्चित आकर्षण बल होता है और यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर और उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। इसलिए फिर से एक बार देखेंगे न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। 2 पिंड विश्व में प्रत्येक 2 पिंडों में एक निश्चित बल होता है और यह निश्चित बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के घन के बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है और इसलिए यह नियम अगले इसमें दिया हुआ है। समानुपात का चिन्ह दिया है बीच में। आकर्षण बल ये द्रव्यमान M1 M2 के समानुपात में होता है और दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो ये प्रतिलोमानुपाती 1/r² ये दिया है। आगे देखो ए समानुपात का चिन्ह M1 M2 बटे r², F = G M1 M2 बटे r²। इधर G एक स्थिरांक है,
जी ये मैंने जब समानुपात का चिन्ह जाता है तो इक्वल टू के साथ साथ जी लिया। जी एक वैश्विक स्थिरांक है और ये स्थिरांक इसे गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। इसकी एसआई प्रणाली में इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। जी का मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर ये है। इसी में समझो मैंने द्रव्यमान m1 m2 इसे दुगना किया तो आकर्षण बल भी दुगना होता है। फिर से एक बार देखो, मैंने ये दो द्रव्यमान, दो पिंडों का द्रव्यमान, ये द्रव्यमानों को दुगना किया तो आकर्षण बल भी क्या होता है, दुगना होता है। बाद में समझो मैंने डिस्टेंस दुगना किया तो डिस्टेंस दुगना करने पर मेरा जो आकर्षण बल है वो 1/4 हो जाएगा। मेरा आकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों फिर से एक बार बोलती हूँ, देखो जब द्रव्यमान हम लोगों ने m1 m2 को दुगना किया तो आकर्षण बल क्या होता है, दुगना होता है। लेकिन जब हम उसकी दूरी को दुगना करते हैं तो उसकी आकर्षण बल जो है वो आकर्षण बल 1/4 हो जाता है। तो वैसे ही समझो m1 m2 ये दो पिंड हमने लिए, ये पिंड ये गोलीय पिंड होंगे तो उनके केंद्र, उन दोनों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा यही उसकी आर यानी डिस्टेंस होगा, यही उनके बीच का अंतर होगा। बाद में देखो समझो ये अनियमित आकार के पिंड है तो अनियमित का आकार के पिंड होने के बावजूद भी केंद्र स्थान पर जोड़ी हुई रेखा ही उसका बीच की दूरी दर्शाती है यानी आर दर्शाता है।